हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम पॉइंट में। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 28 जो हैं वो आपके अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए। और इसके बाद में आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट 30 और आएगा, फिर आपके प्रैक्टिस सेट की सीरीज पूरी हो जाएगी। उसके बाद में यदि आपको और किसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आपका शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 45% को इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या की 1.35 गुनी हो जाती है। पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, क्या है। देखिए, मान लेते हैं एक संख्या हमारी 100 है। हमने एक संख्या मान ली 100। तो आपसे बोला कि यदि किसी संख्या के 45%, तो 100 का 45% कितना होगा। तो 100 का 45% आपको पता है 45 ही होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यदि किसी संख्या के 45% को इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या की 1.35 गुना हो जाता है। तो जब हम 100 के 45% को जब हम 100 में जोड़ दें तो यानी कि 100 प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये 145। तो इसी संख्या के में जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या का 1.35 गुना हो जाता है। तो जो 145 है वो क्या है, वो किसी दूसरी संख्या मान लेते हैं एक्स। कितना बना जाता है, एक्स का 1.35 गुना हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है। पूछा क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, और पहली संख्या हमने क्या मानी थी, तो पहली संख्या मानी थी हमने 100। ठीक है। दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए, यहाँ से हम दूसरी संख्या यानी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स बराबर यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 145 वन में 1.35, ये एक्स की वैल्यू होगी। और पहली संख्या की वैल्यू कितनी है, 100 है। दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या का अनुपात। पहली कितनी थी, हमने मानी थी 100 मानी थी। दूसरी कितनी निकल के आई, 145 बटे में 1.35। ठीक है। अब ये बटे वाली संख्या कहाँ से पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी गुणा में। तो 100 गुणा 1.35 बटे में कितना आ जाएगा, 145। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा 100। इस 100 से ये वाला 100 खत्म। कितना बचा ऊपर, 135 बचा, बटे में कितना आ जाएगा 145। ठीक है। 5 से कटेगा ये 27 बार और 5 से कटेगा आपका ये 29 बार। कितना आ जाएगा, 27 बटे 29। तो दोनों का अनुपात कितना बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा आपका 27:29। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। देखिए क्या संबंध बना है इसमें। देखिए, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। एफ का यू, के का पी और पी का के होता है। तो उसी पर बी का अपोजिट क्या होता है, बाई। बाई की शुरुआत किस ऑप्शन से हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 में ही बाई से शुरुआत हो रही है। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भविष्यवाणी का संबंध भविष्य है तो खेद का संबंध किससे होगा। तो देखिए, भविष्यवाणी किसके बारे में बताती है, तो भविष्यवाणी बताती है भविष्य के बारे में। और खेद किसके बारे में व्यक्त किया जाता है, तो जो चीजें अपनी हो चुकी होती हैं, यानी भूतकाल के बारे में खेद व्यक्त किया जाता है। यानी जो अतीत की चीजें हो चुकी होती हैं तो उसके बारे में खेद व्यक्त किया जाता है। जो घटना हो चुकी होती है उसके बारे में। भविष्यवाणी भविष्य के बारे में बताती है और खेद अतीत के बारे में बताता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, बानर का संबंध बड़बड़ाने से है तो ऊंट का संबंध किससे होगा। गुलगुल से, तुच्छ से, या फिर मिमियाहट, या फिर कराहना से। तो देखिए, बानर क्या करता है, बड़बड़ाता है। ऊंट क्या करता है, आपका मिमियाता है। क्या करता है, तो सॉरी, ऊंट क्या करता है, आपका घुरघुर करता है। मिमियाना तो बिल्ली करती है। ये किसका है, ये बिल्ली का होता है मिमियाना। ठीक है। सर, मिमियाना किसका होता है, मिमियाना होता है उसका बकरी का होता है ना। म्याऊं म्याऊं किसका होता है, वो तो बिल्ली का होता है। चलिए, ऊँट का क्या होता है, ऊँट का होता है घुरघुर करना। ठीक है। बानर का क्या होता है, बानर का होता है बड़बड़ाना। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस 235 गुणा 235 गुणा 235 बटे में आपका ये दे रखा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है और इस वाले जो प्रैक्टिस सीरीज है उसमें भी इस तरह क्वेश्चन कई बार आया। देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस के ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे हम इस फॉर्मूले की तुलना करें इससे, तो ये देखिए ये आपका 885 का क्यू है, क्योंकि 3 बार आया है, और ये 235 का क्यू है। तो यहाँ से आप तुलना करने पर आपको ये क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी 885, बी की वैल्यू मिल जाएगी 235। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, तो ये लिखा हुआ है आपका 885 का क्यू प्लस 235 का क्यू। ठीक है, बटे में क्या है आपका 850 का स्क्वायर प्लस के 235 का स्क्वायर माइनस के 885 गुणा 235। ठीक है, यदि हम ए की तुलना 885 से करते हैं, बी की तुलना इससे करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और बटे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, अब ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या खोलेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर जो लिखा हुआ है, तो ऊपर बचेगा आपका ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और बटे में नीचे क्या दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, इस पूरे से पूरा खत्म हो जाएगा, बचे कितना ए प्लस बी, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 885 और बी की वैल्यू है 235। ठीक है, दोनों को जोड़ें कितना आएगा, 5 और 5 10, 8 और 3 11 और 1 12, 8 और 10 और 1 11, यानी कि 820। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, सॉरी 1120, 820 नहीं 1120। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, 1120। देखिए जब भी आपको इस तरीके का सवाल आए तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको बस देखना कि जो फॉर्मूला दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर ए प्लस बी बचेगा, बाकी जो बाद में संख्या आएगी वो तो नीचे वाले से कट जाएगी। बचेगा कितना, ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 885 और बी की वैल्यू कितनी है 235। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 1120। बस इतना सवाल करेगा, इतना सवाल आपको करना पड़ेगा। इतना सारा तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, वो भी आपको ये दिमाग में ही हो जाएगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिए बात हो रही है मौलिक अधिकार की, तो पहले मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा है कि किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो देखिए जो पहला मौलिक अधिकार है, कानून के समक्ष समानता जो आता है वो इसी में आता है, यानी पहला जो मौलिक अधिकार है वो आपका समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। इसमें जो आर्टिकल 14 है, इसी में बोला गया है कानून के समक्ष समानता। इसी का मतलब यह है कि कानून सभी के समान क्या होगा, सभी के समक्ष, कानून के समक्ष क्या होंगे, सभी लोग समान होंगे। ठीक है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यहाँ पर किस में आता है, आर्टिकल 14 में आता है, जो कि मौलिक अधिकार के पहला मौलिक अधिकार है उसमें आता है। क्या नाम है उसका, समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से, 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, एक समाप्त कर दिया गया। 7वां कौन सा था पहले, तो वो था संपत्ति का अधिकार। किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में। अब ये क्या बन गया आपका, ये विधि अधिकार बन गया, यानी कानूनी अधिकार बन गया है। वो संविधान के किस अनुच्छेद में इसको रख दिया, अब 300 के काम है। कभी कभी इसका भाग पूछ लिया जाता है कि पहले भाग 3 में था, संविधान के भाग 3 में था मौलिक अधिकार, अब किस भाग में, भाग 12 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परमाणु विस्फोट में किसके परिवर्तन के कारण ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है। तो परमाणु विस्फोट में होता क्या है, नाभिक की विखंडन अपक्रिया होती है। क्या होती है, नाभिक की विखंडन अपक्रिया। नाभिक की विखंडन अपक्रिया होती है। नाभिक विखंडन में क्या होता है, जो बड़ा सा कण होता है वो
क्या करता है, वो छोटे-छोटे कणों में टूटता है। टूटने के कारण क्या होता है, वो द्रव्यमान जो इनका छोटे-छोटे कणों में टूटता है, टूटने के कारण क्या होता है, ऊष्मा निकलती है फिर, ठीक है? तो यानी कि जो द्रव्यमान है वो किसमें चेंज होता है फिर, ऊष्मा में चेंज होता है। द्रव्यमान से हमें क्या मिलती है, हमें ऊष्मा यानी कि ऊर्जा मिलती है। तो नाभिक के परमाणु विस्फोट में क्या होता है, द्रव्यमान से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है? आपने परमाणु बम सुना होगा, परमाणु बम में भी क्या होता है, यही होता है। कौन सी अपक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया होती है परमाणु बम में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासापा 29 एवं लासापा कितना है, तो 4147 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि जो मासापा दे रखा है 29, उससे हमारी जो संख्या है और जो हमारा योग है वो दोनों ही संख्या 29 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि संख्याओं का योग मासापा से विभाजित होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारी ये भी संख्या नहीं कटेगी और ये भी संख्या नहीं कटेगी, पर आपकी ये भी संख्या कट रही है और ये भी संख्या कट रही है। तो फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे सवालों में काम कर जाता है, ठीक है? अब इसका दूसरा तरीका देखिए, संख्या को मासापा दे रखा है 29, तो संख्या क्या क्या होंगी, संख्या मान लेते हैं 29 का 29 ए और 29 बी, ठीक है? क्योंकि मासापा उसमें कॉमन होता है संख्याओं में, तो 29 ए और 29 बी दो संख्या मान लें। अब आपको पता है कि जो लासापा होगा इसका, इसका लासापा क्या होगा, इसका लासापा होगा 29 ए बी, ठीक है? जो किसके बराबर हुआ है, तो 4147 के बराबर है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 29 से काटिए, 29 से कटेगा आपका 29 का 29, कितने बचे 12, और 29 चौक 116, दो बच्चे सॉरी 29 116, 8 बचे, 29 तिया 87, कितने बार कटेगा, 143 बार कटेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 143। आपको पता है 143 को हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये दो प्राइम नंबर का क्या है, दो प्राइम नंबर का गुणनफल है, यानी कि 11 गुणा 13, ठीक है? तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 13 और बी की वैल्यू मिल जाएगी 29। पूछा क्या था आपसे, योग पूछा था संख्याओं का, संख्याओं का योग कितना है, 29 ए प्लस 29 बी, 29 ए प्लस 29 बी। इसको हम ले सकते हैं 29 कॉमन कर लेंगे, ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू कितनी है, तो 11 है, और बी की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, यानी कि 29 गुणा 11 13 कितना होता है 24, 29 गुणा 24, ठीक है? तो 29 गुणा 24 में करें कितना आएगा, 29 चौक कितना होता है 116, हासिल के 16 का 6 हासिल के 11, और 29 दूनी 58, 58 11 होते हैं 59, ठीक है? कितना आएगा 696 आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। स्पाइस जेट, किंगफिशर, एयर इंडिया या फिर इंडिगो। देखिए, पहले जो एयर इंडिया था वो सरकारी सरकारी था, है ना, सरकारी विमान संस्था थी। अब क्या ये भी आपको प्राइवेट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फिर इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब ये पहले क्वेश्चन आया होगा तब उस टाइम पे क्या था, एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी, लेकिन अब तो प्राइवेट हो चुकी है, टाटा ने ले लिया उसको। तो पहले इसका आंसर ये था, लेकिन अब इसका आंसर ये नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि ये सब प्राइवेट हैं, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, लेकिन ये क्या थी, पहले सरकारी थी, लेकिन अब ये प्राइवेट हो चुकी है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। त्रुटि, दोष, डूबना, तैरना, सुधार, मरम्मत, रिक्त, खाली। देखिए, त्रुटि और दोष एक ही बात होती है, डूबना तैरना क्या होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है? डूबना और डूबना और तैरना एक दूसरे के होते हैं, विलोम होते हैं। सुधार मरम्मत एक ही बात होती है, और रिक्त और खाली क्या होता है, एक ही बात होती है। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, डूबना और तैरना, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। हल्का भारी, अपराध, आरोप, छोटा लंबा और पुरुष और स्त्री। देखिए, हल्का भारी भी विलोम है, अपराध और आरोप, छोटा लंबा भी विलोम है, और पुरुष स्त्री भी विलोम है। तो अपराध आरोप क्या है, एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इन तीन से भिन्न हो जाएगा।
भारत के किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास होता है। ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है, मध्य प्रदेश में आपका सोयाबीन होता है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और पॉइंट नोट कर लीजिए। बाघ राज्य किसको बोलते हैं? बाघ टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं एमपी को। दूसरा, सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो वो आपकी एमपी में पाई जाती है। ठीक है। लेकिन यदि परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो मेघालय में। ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो मेघालय में और सॉरी मिजोरम में है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी है तो एमपी में, और परसेंटेज के हिसाब से किसमें है तो एसटी पॉपुलेशन आपकी मिजोरम में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 गुने से 2 अधिक है। उसके अंश के 3 गुने से कितना अधिक है? 2 अधिक है। यदि अंश एवं हर में से प्रत्येक को 1 हटा दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4। तो मूल भिन्न क्या है? तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जो हर है वो उसके अंश से 3 गुने से 2 अधिक है। तो अंश के 3 गुने से 2 अधिक है क्या ये? तो 5 दिया 15, 2 17, तो ये तो अधिक नहीं है। 4 दिया 12, 2 16, फिर 12, 2 14, तो ये भी नहीं है। 5 दिया 15, 2 17 ये है, और 3 दिया 9, 2 11 ये भी है। ठीक है। यानी पहली कंडीशन जो है वो कि जो हर है वो अंश के 3 गुने से 2 अधिक है, तो ये दोनों में पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। यदि अंश एवं हर में से प्रत्येक को 1 हटा दिया जाए तो भिन्न 1/4 होनी चाहिए। तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 4, और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 16। 4/16 का मतलब 1/4, और 1/4 ही हमें चाहिए, जो कि हमारा क्या हुआ? राइट आंसर। ठीक है। इसको चेक करेंगे तो ये 1/5 बनेगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। देखिए जब मैंने आपको शुरुआती प्रैक्टिस सेट कराए थे तो उसमें ये क्वेश्चन को मैंने बताया था। ठीक है। अपनी तरफ से ही जो क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ लिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है प्रतिशत के हिसाब से। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या पूछ लिया है, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ रहती है? तो वो रहती है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेंट के हिसाब से पूछा है तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है। शहरी जनसंख्या की बात करें यहाँ पे, तो शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? तो गोवा में। और जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? तो वो रहती है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है। यदि सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या शहरी कहाँ रहती है? तो वो रहती है गोवा में, और खाली जनसंख्या पूछी जाए तो वो रहती है महाराष्ट्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। 18 की पावर 4, 27 की पावर 3, 36 की पावर 5 बटे में 1024 गुणा 243 की पावर 4, और 2 की पावर 1/2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर x की पावर 2। देखिए इसको करने से पहले आप कुछ नियम देखिए। जैसे मान लीजिए a की पावर m है, उसकी पावर क्या है? n है। तो ब्रैकेट के जो बाहर घातें होती हैं उनको आपस में क्या करते हैं? हम गुणा कर लेते हैं। a की पावर कितनी हो जाएगी? m इंटू n। ठीक है। m इंटू n हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। ये आपका 18 की पावर 4 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2 की पावर 4। ठीक है। 18 की पावर 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की पावर 2 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 2 कितना? 9, 9 दूनी 18, 18 की पावर 4। ठीक है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 उसकी पावर 3। ऐसे ही 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर
कितना 5, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 5 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 चौक 36, 36 की पावर 5, ठीक है। बटे में क्या है 1024, 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 गुणा 243 लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5 की पावर 4, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, तो ये बराबर वाली संख्या हमको इधर ले आते हैं, तो ये किसके बराबर है, तो ये है आपका 2 की पावर 1/2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर x/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको यहाँ नियम बताया था कि जो ब्रैकेट के बाहर खाते हैं उनका आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/2 गुणा 8 गुणा 3 की पावर x/2, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर कितना है 2, और 2 की पावर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये आपस में गुणा हो जाएगा इनका, तो 4 दूनी 8, 3 की पावर 8, इसका देखिए 3 की पावर कितना है 3 है, उसकी पावर भी कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 गुणा 3 यानी कि 9। इधर देखिए 2 की पावर 2 है, उसकी पावर 5 है, कितना हो जाएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 10, बटे में देखिए 2 की पावर 10 है ये, और 3 की पावर 5 की पावर 4 यानी 3 की पावर 5 चौक 20, ठीक है। ये है आपका। अब देखिए 2 की पावर 10 से 2 की पावर 10 खत्म, ठीक है। आगे देखिए इस 2 से ये वाला 8 कट जाएगा 4 बार, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर x/2, ठीक है। इधर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 4, और यहाँ कितना बचेगा ऊपर गुणा, देखिए ये क्या है 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 9 है, और 3 की पावर 10 है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या जुड़ जाती है, यानी a की पावर कितना हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। यानी गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ कितना होगा 3 की पावर 8, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 10, गुणा में क्या होगा घातें जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी 10 और 9 19 और 8 27, बटे में कितना है 3 की पावर 20, ठीक है। आगे देखिए ये 2 की पावर 4 है, इधर 2 की पावर 4 है, इससे ये आपका खत्म, कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 3 की पावर x/2, इधर बचेगा आपका 3 की पावर 27, बटे में कितना है 3 की पावर 20, जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में घातें क्या घट जाती हैं, ऊपर हो जाएगा आपका 3 की पावर 27, जो बटे में 20 है वो माइनस का 20 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 3 की पावर 7, ठीक है। अब ये 3 की पावर 7 है, ये 3 की पावर x/2 है, 20 समान है तो घातें भी समान होंगी, तो x/2 बराबर हो जाएगा 7 के। तुलना करने पर 3 की पावर x/2 है, ये 3 की पावर 7 है, तो तुलना करेंगे तो x/2 बराबर होगा 7 के, यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 7 गुणा 2 यानी कि 14, x की वैल्यू पूछी थी आपसे कितनी जाएगी 14, ठीक। बस आपको धैर्य के साथ इसको धीरे धीरे करना था, सवाल को धीरे धीरे करते तो आपको आराम से सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखते हैं। देखिए 12 और 48 यानी इसका 4 गुना है, 16 चौका 64, इसका भी 4 गुना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 गुना आना चाहिए, 15 चौका 60, ठीक है। नीचे वाली लाइन चेक करते हैं, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, तो यहाँ कितना आएगा 15 का 4 गुना यानी कि 60, ऑप्शन नंबर 2। चिन्हों तथा संख्याओं में निम्नलिखित 4 में से कौन से विनिमय दिए गए समीकरण को सही बना देंगे, यानी आपको इनमें से किसको फिट करना है कि आपका समीकरण सही बन जाए, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसमें कैसे 16 बन सकता है। 6 चौक 24 प्लस 2 करेंगे तो 28 आएगा, 26 आएगा। दूसरा तरीका क्या है 6 दूनी 12 प्लस 4 16, तो जब आप गुणा की जगह पे कितना रख देंगे, गुणा की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका, और क्या है आपका 6 दूनी 12 4 16, यानी आपका ये हो जाएगा 6 2 और 4 और गुणा की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 8,
तो देखिए ऐसे भी आपका गलत बनना है, तो 4 दूनी 8 और 6 14, हमें चाहिए कितना 16 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम 6 को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा आपका, और 4 को इधर ले आएँ तो 4 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 4 16, 16 चाहिए था, हमें कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 16। तो हमने क्या किया है, तो हमने किया है आपका 6 की जगह पे 4 आ गया है, और 4 की जगह पे कितना है, तो 4 की जगह पे देखिए 2 तो पहले आपका यहाँ पे था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 गुणा 2, तो 4 की जगह पे 6 आया है, 6 की जगह पे 4 आया है, और गुणा की जगह पे प्लस आया है, प्लस की जगह पे गुणा आया है, इनके ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपका सवाल ये था, तो 6 की जगह पे मैंने कितना कर दिया, 4 कर दिया, और 4 की जगह पे कितना कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, 2 को आपका जैसा था वैसे रखने दिया, और गुणा की जगह पे प्लस कर दिया, और प्लस की जगह पे गुणा कर दिया। 6 दूनी 12 और 4 16, 16 चाहिए था हमें, जो कि मिल गया ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो वो है आपके 18 है। कितने हैं, 18 हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए पहला पॉइंट नोट करिएगा आप कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा। दूसरा पॉइंट नोट करिए, सबसे छोटा। तीसरा नवीनतम, नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नवीनतम है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो दिख रहा तो होगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रूगढ़ साइखोवा, डिब्रूगढ़ साइखोवा, ये कहाँ पर है आपको, तो ये आपका असम में है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका गुजरात का कच्छ का रण, कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण आपका सबसे बड़ा है जो गुजरात में है। सबसे छोटा डिब्रूगढ़ है, जो कहाँ पर है, असम में है। और सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वो है आपका कंचनजंगा। यहाँ पर पूछ सकते हैं सबसे पहला कौन सा था, प्रथम था आपका नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। तो ये 4 पॉइंट है आपके, ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन में अगले बार आपसे पूछ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है इसमें, एक्स प्लस वाई वाला, वृद्धि के लिए प्लस लगाना होता है और कमी के लिए माइनस लगाना होता है। तो देखिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन में 100। यदि वृद्धि है तो प्लस लगा दीजिए और कमी है तो माइनस लगा दीजिए। जैसे 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 लिखिए प्लस का, फिर क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है तो माइनस के 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस रहने दीजिए। 25 की वृद्धि हो रही है और माइनस के 20 की कमी हो रही है, बटन कर दीजिए 100 का। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 25 में से 20 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा ये 5 बार, कितना आ जाएगा माइनस के 5, 5 से 5 खत्म, कितना आ जाएगा 0। यानी कितना परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र में भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, किस क्षेत्र से भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, सेवा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, कृषि संबंध क्षेत्र, या फिर विनिर्माण क्षेत्र। आपको पता है कि जो तृतीयक सेक्टर है, जो तृतीयक भाग है, ठीक है, आपको पता है कि जो कृषि संबंधी, सॉरी, जो जो आपके जो क्या कहते हैं सेक्टर है वो 3 भागों में बटे हुए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो तृतीयक सेक्टर है उसको, जो कि आपका सेवा क्षेत्र में आता है, और वही क्या है सबसे ज़्यादा जीडीपी का बड़ा हिस्सा पैदा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जैसे जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है उस वो क्या है, वो जीडीपी का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, वो भाग जीडीपी का सबसे बड़ा भाग उससे प्राप्त होता है। भारत में कौन सा है, सेवा क्षेत्र है, वही आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट देखिए,
नीचे एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें एक पद उपलब्ध है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए एस के बाद पहले आता है आर से पहले क्यू से पहले क्या आएगा फिर पी, एफ के बाद में जी, फिर एच, फिर क्या आएगा आपका आई, पी आई कहाँ पर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका एम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपकी सीरीज दे रखी है, यहाँ बताना आपको क्या आएगा। तो जेड में से टी कैसे बनेगा -6 करके, टी में से एन कैसे बनेगा -6, एच कैसे बनेगा -6, तो आगे भी -6 करेंगे तो एच में से 6 घटा देंगे, यानी 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो नंबर किसका होता है बी का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी बाद में कितना आ जाएगा आई आ जाएगा। जब हमें एक से ही आंसर मिल रहा है तो दूसरा निकालने की जरूरत क्या है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन क्या है। तो श्वसन में क्या होता है ऊष्मा निकलती है, श्वसन में क्या होता है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है यानी ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन क्या हो जाएगा आपका ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी या फिर निर्माणकारी प्रक्रम। श्वसन में क्या होता है हमें ऊष्मा प्राप्त होती है जो कि ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द कोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ये आपके 4 शब्द दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अब तक आपको 28 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और सब में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी दुकानदार को अपने माल पर जो उसने 300 रुपये में खरीदा है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, उस पर 25% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हो। तो मैंने आपको हर बार एक फॉर्मूला लिखवाया है, जब भी आपका प्रॉफिट दे रखा हो डिस्काउंट दे रखा हो, तो CP अपॉन में MP बराबर होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब छूट और P मतलब लाभ। CP क्या है क्रय मूल्य, MP क्या है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 300, ठीक है, बटे में MP बराबर 100 माइनस के छूट कितनी दे रखी है तो 25% की, यानी कि 100 माइनस के 25, लाभ कितना दे रखा है तो 10% का। ये हो जाएगा आपका 100 में से 25 गए 75 और 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो 300 की वैल्यू किसके बराबर है 75 के बराबर, तो किसकी वैल्यू 110 के बराबर होगी वो आपको निकालना है। तो देखिए निकालते हैं इसे। देखिए 75 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 300, 110 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको, यानी 75 की वैल्यू दे रखी है 300, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 300 बटे में 75 गुणा 110। 75 से कटेगा आपका ये 4 बार, 4 गुणा 110 कितना आ जाएगा 440। तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी जो MP होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 440 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 4400। ठीक है, क्योंकि आपका 1 जीरो फालतू दे रखा है। ठीक है, कितना हो जाएगा 440। जब आपका क्रय मूल्य 300 है तो अंकित मूल्य 4400 कैसे हो सकता है, तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि आंसर क्या होगा आपका 440। ठीक है, या तो फिर आप इसको 3000 कर लीजिए, तब आपका कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा। जब आपको यहाँ पे 300 है तो फिर आपको यहाँ पे 440 ही आएगा। किस दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, विधान दर्शन या फिर चार्वाक दर्शन। तो लोकायत किसको बोलते हैं, तो लोकायत बोलते हैं चार्वाक दर्शन को। ठीक है, किसको बोलते हैं तो चार्वाक दर्शन को लोकायत बोला जाता है। देखिए सांख्य दर्शन दे रखा है यहाँ पे, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो कपिल मुनि, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे गौतम ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नोबेल पुरस्कार विजेता है जो काल के हिसाब से लगाइए। तो आपको पता है सबसे पहले किसको मिला था इनमें से, रवीन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। फिर उसके बाद किसको मिला था CV रमन को 1928 में मिला था। ठीक है, सॉरी यहाँ 1930 कर लेना। ठीक है, 1930 में मिला था, और फिर 1930 के बाद में इनको मिला था मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। फिर अमृत सेन को मिला था 1998 में, और वेंकट रमन को मिला था 2009 में। क्रम से लगा लीजिए, तो पहले आएगा 3 वाला, फिर आएगा आपका 5, फिर 2, फिर आपका 1,
कौन सा आएगा आपका 4, अंत में कौन सा आएगा 4 आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला एक कर था। दक्कन वाले भाग में, दक्षिण भारत में, तो कौन सा था, तो आपने आपके शिवाजी जो महाराज थे उन्होंने एक कर लगाया था, वो कौन सा था, स्वदेशमुखी कर। कौन सा था, स्वदेशमुखी कर, जो कि दक्कन वाले क्षेत्र में वसूला जाता था। किसके द्वारा, शिवाजी महाराज के द्वारा। ठीक, इसको देखिए, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। सबसे पहले आप देखिए कितने इसमें लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, तो 3 3 के जोड़े बना लीजिए, 1 2 3 और ये। ठीक है, क्या सीरीज बन सकती है इसमें, तो देखिए ई जी, एफ है, ई है, जी है, इसमें 3 ही लेटर यूज हो रहे हैं, ई और एफ और जी, इन्हीं से बनना है आपका, ई एफ जी, एफ जी ई, फिर ई एफ जी और फिर एफ जी ई। ठीक है, बन जाएगा आपका एफ जी ई जी। एफ जी ई कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों की को जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है, तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। ये बताइए 2 वर्ष क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो जाने वाले हैं उनकी आयु कम है और आने वालों की आयु ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ रही है औसत आयु, कितने व्यक्तियों पे, 8 व्यक्तियों पे, तो कुल योग कितना हुआ, यानी कितनी कुल वृद्धि कितनी की हुई है, 8 गुणा 2 यानी कि 16 की वृद्धि हुई है। यानी कि जो आने वाले व्यक्ति हैं वो जाने वाले व्यक्तियों से 16 वर्ष ज़्यादा लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जाने वाले व्यक्ति कितने के हैं, 21 और 23 यानी कि 44 वर्ष के जाने वाले हैं, आने वाले व्यक्ति 16 वर्ष ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो आने वाले व्यक्ति कितने साल के होंगे, तो दोनों की जो आयु का योग होगा वो कितना होगा, 60 वर्ष। जब दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो उनका औसत कितना होगा, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, योग 60 वर्ष है तो औसत कितना होगा, 60/2 यानी कि 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा पोक्सो अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है, यह किससे संबंधित है। पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है, ऑप्शन है मानव तस्करी, बाल श्रम, अवैध निर्माण या फिर बालिका यौन हिंसा। तो जो पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट, तो इसका संबंध किससे, इसका संबंध है यौन शोषण से, है ना, बालिका के यौन शोषण से संबंधित पोक्सो एक्ट। इसमें 2018 में संशोधन किया गया है, यदि बालिका की आयु 12 वर्ष से कम है, बालिका की आयु 12 वर्ष से कम है तो अपराधी को मतलब फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, फांसी की सजा का मतलब मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, मृत्युदंड। और ये एक्ट आया कब था, तो ये एक्ट आया था 2012 में, 2018 में संशोधन किया गया है कि 12 वर्ष से यदि आयु कम है बालिका की, जिसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, यौन शोषण किया गया है, तो अपराधी को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला में गलत संख्या का चुनाव कीजिए। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए है क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करते हैं तो क्वेश्चन का नंबर जरूर डाला करिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या का योग 98 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:8 है, तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3, दूसरी कौन सी है इसमें, 3 वाली, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:8, तो यहाँ दूसरी कौन सी है, 5 वाली। दूसरी आपसे पूछिए, तो जो भी संख्या दूसरी होगी वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। ऑप्शन चेक करिए, ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन है जो 3 से भी कट रहा है और 5 से कट रहा है। दूसरी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 2 वाली 30। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो 2 व्यक्ति थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका भगत सिंह वाला, ऑप्शन नंबर 2।
देखिए भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी इसी कांड के बाद में जो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, बटुक सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च को दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको ये शब्द दे रखा है, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको रिपीट वाले जो अक्षर लेटर होते हैं उनको ज़्यादातर चेक करना होता है। इसमें देखिए इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, जब आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो 2 बार आया है, जबकि इसमें से आपका वो 1 ही बार आया है। इसका मतलब ये वाला जो आपका वर्ड है ये आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, यदि मिलिट्री को इस तरीके से लिखा जाता है तो लिमिट को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए एल का कोड यहाँ पे क्या है, एल का कोड है 3। ठीक है, एल का कोड क्या है, तो एल का कोड है आपका 3, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जब एटीएम गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में तथा उनके द्वारा ही प्रचलित हों तो ऐसे उसे क्या कहा जाता है। जब आपने देखा होगा कि जो बैंक होती हैं उन्हीं के अपने एटीएम होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंकों के अलावा गैर जो बैंकिंग कंपनियां होती हैं उनके भी अपने एटीएम होते हैं। तो ऐसे एटीएम को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है आपके व्हाइट लेबल, ब्राउन लेबल, ग्रीन लेबल या फिर रेड लेबल। तो ऐसी कंपनियों के जो एटीएम होते हैं उनको बोला जाता है व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या फिर अशोक या फिर नरसिंह ने। तो चार मीनार है कहाँ पर है, तो ये आपकी हैदराबाद में है, और हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद का पूछ लिया था कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नदी का नाम है मूसी। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किसके विलय से है, तो हैदराबाद के विलय से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज में कौन ए का अर्धक एडी है। मान लीजिए कोई आपका ये त्रिभुज है, इसमें कौन क्या है, ए है, ए बी सी। कौन ए का अर्धक ए डी है, कौन ए का बाइसेक्टर क्या है, डी है। अर्धक का मतलब इसके कोण को ये बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यदि बी डी बराबर 2.5 है और ए सी बराबर 4.2 है और ए बी बराबर कितना है, 6 है, तो डी सी की वैल्यू चाहिए, यानी ये वैल्यू चाहिए, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो इसमें एक प्रमेय काम करती है कि जब भी जो एंगल बाइसेक्टर होता है यानी जो कोण का अर्धक होता है वो सामने वाली भुजाओं को जिस अनुपात में बांटता है वो अनुपात किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि ए बी, देखिए यानी कि जो ए बी है, ए बी बटे में ए सी बराबर होता है बी डी अपॉन में डी सी। ठीक है, ये रेशियो होता है, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, इन दोनों का अनुपात। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, ए सी की वैल्यू कितनी है 4.2 और बी डी की वैल्यू कितनी है 2.5, डी सी की वैल्यू हमको चाहिए, एक्स मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से काटिए 7 बार, 6 से काटिए 10 बार और 5 से काटिए 2 बार, 5 से काटिए 5 बार, 5 से काटिए 2 बार, 2 दूनी 4, इधर कितना बचा 7 बचा, तो ये 7 का गुणा इधर होगा, यानी कि 2/7 बराबर ऊपर बचा 1/2 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7 का गुणा इधर हो जाएगा, तो एक्स का गुणा इधर होगा तो 2 गुणा एक्स गुणा 2 बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, एक्स बराबर हो जाएगा 7 बटे में 2 दूनी 4, 7 बटे 4 कितना होता है, तो ये होता है आपका 4 एकम 4, 3 बचे 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, 1.75। डी सी की वैल्यू कितनी आएगी 1.75, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं।
देखिए, जब रेलगाड़ी पहले प्लेटफ़ॉर्म को पार कर रही है और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल तो समान रहेगी, क्योंकि चाल तो चेंज नहीं हुई है। बस क्या है, प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई चेंज हुई है। तो मान लीजिए कि रेल की लंबाई है वो आपकी x मीटर है। तो जब पहले प्लेटफ़ॉर्म को पार कर रही होगी तो कुल दूरी कितनी चल रही होगी? x प्लस 162। तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म को पार कर रही होगी, कितनी दूरी चल रही होगी? x प्लस 120 मीटर। क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी को चलना होता है। अब समय कितना लग रहा है? पहले प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में समय लग रहा है 18 सेकंड और दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 162 प्लस x और समय कितना लग रहा है? 18 सेकंड। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी x प्लस 120, समय लग रहा है 15 सेकंड। और दोनों ही कंडीशन में चाल क्या है? बराबर। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बस इसको सॉल्व करते हैं। 3 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 5 बार। 5 गुणा इसमें करते हैं तो ये जाएगा 5x प्लस 162 गुणा 5। इधर हो जाएगा आपका 6x प्लस 120 गुणा 6। अभी 5x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस के 5x और 120 गुणा 6 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 162 गुणा 5 माइनस के 120 गुणा 6। ठीक है, तो इधर बचेगा आपका x और इधर कितना बचेगा? तो 162 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा? तो 5 दूनी 10 और 16 पंजे 80 और 1 81। ये हो जाएगा 12 छिंग 72, 720। ठीक है, तो 810 में 720 घटाएंगे कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा आपका 80 और 10 90। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 90 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 90 मीटर होगी। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला स्पेशल ट्रेन। विश्व की पहली महिला स्पेशल ट्रेन जिसने अपने परिचालन के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं, कहाँ चलती है? जिसने 26 वर्ष पूरे कर लिए वो ट्रेन कहाँ चलती है? दिल्ली, हरियाणा, मुंबई या फिर कोलकाता। तो वो ट्रेन चलती है आपकी। उस ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1992 में। ठीक है, कहाँ से? बोरीवली से लेकर चर्च गेट, बोरीवली से लेके चर्च गेट के बीच में चलती है, यानी कि मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। तो ये ट्रेन कहाँ चलती है? ये आपकी मुंबई में चलती है। नेक्स्ट देखिए, यदि साइन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो कोस थीटा का मान बताइए। तो इसको हमें कोस थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए इसको, बराबर 3। ठीक है, आप क्या करिए इसको, इसमें साइन स्क्वायर थीटा नीचे से कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर तो आपका साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉमन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, बराबर 3। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म, ऊपर कितना बचेगा? 1। अब देखिए इसका गुणा कैसा कर देते हैं हम? इधर कर देते हैं। इधर बचेगा आपका 1 और इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3। 3 इधर लाएंगे प्लस का ये 3 हो जाएगा। 1 प्लस 3 बराबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 और 1 4, 4 बराबर 3 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा गुणा हम इधर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे 4। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 3 बटे 4, यानी कि √3/2। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछी थी, √3/2। ऑप्शन नंबर 2। एशियन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित की गई? टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 मलेशिया, जर्मनी, रूस या फिर नीदरलैंड। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी आपकी मलेशिया में। इसको जीतने वाला कौन था? विजेता देश था। जीतने वाला देश कौन सा था? अपना भारत। कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी आपकी मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ABCD एक आयत है और ABP एक समकोण त्रिभुज है। आगे दिया है कौन PAB 60 डिग्री का है तो PDC का मान कितना होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, इसमें क्लियर नहीं बोला है कि PAB कहाँ पे बनेगा। ठीक है, जैसा सॉल्यूशन दिया है बुक में वैसा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ABCD क्या है? एक आयत है, A B
सी और डी। बोला है कि जो ए बी पी है, ए बी पी, अब पी कहाँ पर है, कोई क्लियर मतलब नहीं बताया कि पी कहाँ पर है। वो क्या है, समकोण है। तो पी आपका इससे बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ए बी पी, उसने जो सोल्यूशन दिया उसमें क्या दिखाया है कि जो पी है वो इसकी विकर्ण पर है, जो कि इसका क्या है, समकोण बनाता है। क्या बनाता है, समकोण बनाता है। तो पी कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी। ए बी पी कितना है, सॉरी, हाँ ठीक है, ए बी पी क्या है, समकोण है। और पी ए बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। पी ए बी यानी ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। पूछा क्या है, पी डी सी, पी डी सी। अब देखिए डी का ही नहीं बनना है कि डी कैसे बनेगा, तो इस तरीके से कौन बनेगा, तो ये कौन कितने का हुआ, तो इसकी सही लोकेशन नहीं पता चल रही है। देखिए इस कंडीशन से तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसने जो बुक में सोल्यूशन दिया है उसको देखिए, ठीक है। आप जो बनाएंगे वो आप इसी तरीके से बना रहे होंगे, लेकिन इसने बुक में जो सोल्यूशन दिया है वो इस तरीके से दिया है कि जैसे ये आपका आयत हो गया ए बी सी और डी। तो जो बी डी विकर्ण है, जो बी डी आपका विकर्ण है, इस पर इसे लंब डाला गया है ये, ठीक है। कौन सा है, पी है। तो ए पी बी, और आपको बोला है कि जो पी ए बी है, पी ए बी ये कितने डिग्री का है, तो ये डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। ये 90 का हो गया, ये 60 का हो गया। तो इस त्रिभुज में ये कोण कितने अंश का होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 का हो गया, ये 60 का होगा, तो ये कितने का होगा, 30 का होगा। पूछा कौन सा था, पी डी सी, यानी ये वाला एंगल पूछा है। तो आपको पता है कि जो आयत होता है उसमें ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली जो भुजा होती है समांतर होती है, समांतर होती है ना। इसको यदि कोई इस तरह का रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। यानी पी डी सी कोण कितने का होगा, तो 30 डिग्री का होगा। पी डी सी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करना चाहिए था, किस तरीके से बना हुआ है। इसमें आप कंफर्म नहीं कह सकते कि जो लंब डाला गया है वो कौन से विकर्ण पर डाला गया है, ठीक है। चलिए फिलहाल जो इसका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधा या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था कलकत्ता में, कलकत्ता में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो 1906 में। कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में। उस टाइम पे तो भारत ही था। और किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। आगा खान के अलावा एक व्यक्ति और था जो कि ढाका का नवाब था। ढाका का नवाब का नाम क्या है, सलीमुल्लाह खां, ठीक है। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष भी बने थे, और सलीमुल्लाह खां कौन था, ढाका का नवाब था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक्स के किस मान के लिए cos 3x का मान न्यूनतम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो cos का न्यूनतम मान होता है, cos थीटा न्यूनतम मान वो माइनस के 1 होता है। तो हम यहाँ पे x की ऐसे इनमें से कौन सी वैल्यू रखते हैं कि हमें माइनस का 1 मिल जाए। तो यदि हम 0 रखेंगे तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि cos x के 0 रखेंगे तो 0 गुणा 3 यानी 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमें चाहिए कितनी, तो माइनस के 1 चाहिए। cos 45 रखेंगे तब भी नहीं मिलेगी, हमें कितने मिलेगी, cos 60 पर मिलेगी। तो ये हम cos 60 रखेंगे तो 60 दिया 180, ठीक है। तो cos 180 बन जाएगा, क्योंकि 3x है। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1। तो cos का न्यूनतम मान कितना होगा, तो वो 60 डिग्री पर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, ये आपका आरेख दे रखा है इस तरीके से। पूछा क्या है, 1993-94 की तुलना में 1995-96 में सकल घरेलू उत्पाद सकल ट्रैफिक प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1993-94, जबकि यहाँ पे शुरुआती 94-95 से हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है, ठीक है। शुरुआती 94-95 से हो रही है, लेकिन पूछा क्या डेटा दे रखा है 93-94 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दे रखा है स्टील का उत्पादन मिलियन यूनिट में दे रखा है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और केरल, ठीक है।
क्वेश्चन दिया है केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। तो ये पूरा जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूछा किसका, केरल का। पहले तो ये देखिए कितनी वैल्यू है ये पूरी, तो ये वैल्यू है आपकी 24, 18, 42 और 16, 58 और 22, 80 और 20, 100, यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। पूछा क्या, केरल का, यानी कि 200 यूनिट की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। तो ये इसका कितना होना है, 1/5 होना है, तो इसका भी 1/5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो जो केरल है वो कितनी डिग्री को शो कर रहा है, तो 72 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में 2 कंपनियों C1 C2 की आय को दर्शाती है। ठीक है, C1 और C2, ये आपका C2 है। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, P में C1 की आय Q में C2 की आय का 33.33% है। P में C1 की आय, Q में C2 की आय, P में C1 की आय बस Q में C2 की आय का 33.33% है। तो C2 की आय का तो ये 3 गुना है, ना कि 1/3 है। तो ये तो आपका कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करिए, क्योंकि 250 का क्या है, 750 3 गुना है, तो Q का 3 गुना है। बोला क्या यहाँ पे, Q में C2 की आय का 33.33 गुना है, तो ये इसका 1/3 नहीं बोला, इसका जो पूछा है वो P में C1 की आय Q में C2 की आय का 33.33 गुना नहीं है, इसका 300 गुना है, सॉरी 3 गुना है। नेक्स्ट देखिए, बस टी में C1 की आय C2 की औसत आय 400 है। बस टी में C1 की आय 530 और C2 की औसत आय, C2 कितनी, 270 की औसत आय कितनी है, 400 है। चेक कर लेते हैं, तो 530 प्लस 270 कितना होता है, तो ये होता है 800। 800 का औसत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 400। यानी ये वाला कथन क्या है, आपका सही है। लेकिन आपसे गलत वाला पूछा है, कौन सा पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1, केवल आपका एक सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। के ने किससे कहा, एल से। ठीक है, के किससे कह रहा है, एल से, तुम मेरे पति का कोई पति होगा, पति का दामाद कौन होगा, इसकी लड़की का पति, इसकी लड़की का पति होगा। ठीक है, के ने कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, मेरे पति ये हो गया इसका के का पति, कि दामाद, दामाद मतलब लड़की का पति, लड़की का, तो ये तो होगा इसका पति हो गया, ये पत्नी हो गई। दामाद का मतलब तुम मेरे पति के दामाद, लड़की का पति की कौन हो, लड़की हो। ठीक है, तो पूछा है कि जो एल है, यानी ये कौन हो गया, आपका एल हो गया। पूछा है कि जो एल है वो कैसे किस पर संबंधित है, तो एल की का कौन लगेगा, तो इसकी लड़की ये है, तो इसकी भी लड़की होगी है, क्योंकि पति पत्नी है दोनों। तो लड़की की लड़की, लड़की की लड़की कौन लगती है, नातिन। एल की कौन लगेगी, एल की लगेगी नातिन, ऑप्शन नंबर 1। ए और बी नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक ही समय चालू किए गए हैं। यदि अगर टंकी को 24 मिनट में भर देना हो तो दूसरा नल कब बंद कर देना चाहिए। देखिए, ए भर रहा है 30 मिनट में, बी भर रहा है 40 मिनट में। दोनों का एलसीएम बराबर मान लेते हैं, टंकी की क्षमता, यहाँ 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। टंकी की क्षमता है वो 120 यूनिट की है, जिसको 30 मिनट में ए भर रहा है और 40 मिनट में बी भर रहा है। 30 मिनट में 120 यूनिट भर रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना भरा होगा, 120/30 यानी कि 4 यूनिट भर रहा होगा। और ये 1 मिनट में कितना भरा होगा, 3 यूनिट भर रहा होगा, 120/40 यानी कि 3। दोनों लोग मिलके यानी ए प्लस बी मिलके 1 मिनट में कितना भर रहे होंगे, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट भर रहे होंगे। अब कह रहा है कि यदि अगर टंकी को 24 मिनट में भर देना है तो दूसरा नल कब बंद कर देना चाहिए। 24 मिनट में भर रही है टंकी, तो इसका मतलब जो ए नल होगा वो 24 मिनट तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि दूसरा नल बंद किया गया है। तो ए नल 24 मिनट में कितना भर देगा, तो 1 मिनट में भर रहा है 4 लीटर, 4 यूनिट, तो 24 मिनट में कितना भर देगा, कौन सा वाला, ए वाला। तो ये भर देगा 24 × 4 यानी कि 96 यूनिट। ठीक है,
बचा कितना, 120 यूनिट भरना था, 96 यूनिट तो ए नहीं भर दिया, बचा कितना 120 माइनस के 96 यानी कि 24 यूनिट बच गया। अब ये 24 यूनिट किसने भरा होगा, क्योंकि बी भी तो कुछ समय चला है, तो कितने समय चला है, तो बी ने कितना समय में भर दिया हुआ है 24 बट्टे, अब बी 1 मिनट में कितना भरता है 3 यूनिट, तो 24 यूनिट को भरने में कितना समय लगा हुआ 24/3 यानी कि 8 मिनट, यानी कि मतलब बी कितने मिनट चला है तो 8 मिनट चला है, और 8 मिनट के बाद उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, यही तो पूछा था कितने मिनट के बाद बंद कर दिया है, तो 8 मिनट के बाद से बंद कर दिया, यानी कि बी 8 मिनट चला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 4 7 2 बराबर 18, ये बराबर 15 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, तो ये 18 कैसे बनाए, इन सबको जोड़ के, ये 15 कैसे बनाए, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ के 24 बनाए, तो इन सबको जोड़ के कितना बनेगा, जोड़ लीजिए सबको, कितना जाएगा 9 तो 11, 11 9 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, केपलर, दांते, दवेल या फिर जॉनसन केपलर। डिवाइन कॉमेडी की पुस्तक के लेखक कौन है, वो है आपके दांते, ऑप्शन नंबर 2। सीमेंट पत्थर के टुकड़ों का तथा रेत के साथ बने मिश्रण को क्या कहते हैं, सीमेंट पत्थर के टुकड़े और रेत, तो क्या होता है, तो जो गांव वगैरह में लेंटर पड़ता है वो यही सब का बना होता है, क्या होता है वो, उसको बोलते हैं कंक्रीट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक गाड़ी 15 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, यदि वह यात्रा का आधा भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो दूरी बताइए। मान लेते हैं दूरी क्या है, टोटल x है, तो x का आधा यानी कि x/2 किस गति से तय करता है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और x/2 तय करता है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो कुल दूरी हमने मान ली x, ठीक है, तो x का आधा यानी कि आधी दूरी x/2 किस स्पीड से तय करता है, 22 की स्पीड से, और x/2 का आधा यानी कि 25 की गति से तय करता है, तो ये पहला समय हो गया, दूरी दूरी बट्टे 4 यानी कि समय, दूरी बट्टे 4 यानी कि समय, कुल मिला के समय कितना लग रहा है, तो लग रहा है 15 घंटे। बस इसको सोल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका x बट्टे में 2 का गुणा नीचे हो जाएगा 44, ये हो जाएगा x बट्टे में 25 दूनी 50 बराबर 15। इसको सॉल्व करते हैं, 50x प्लस 44x बटे में 44 गुणा 50 बराबर 15। ठीक है, आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, 50 और 44 94, x बटे में 44 गुणा 50 बराबर 15। आगे देखिए इसको, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, x बराबर मिल जाएगा 15 गुणा 44 गुणा 50 बटे में 94। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटिए 47 बार, 2 से काटिए इसको 22 बार। ठीक है, और 22 बन 110, 110 गुणा 15, तो देखिए इसको आगे देखिए, यहाँ से x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 22 बन 110 यानी 110 1100 गुणा 15 बटे में 47। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, तो 15 का 0 0, 15 का 15 के 5 हासिल का 1, 15 के 15 1 16 बटे में 47, 47 का भाग करते हैं उसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा 47 दिया 143 कितने होते हैं, सॉरी 3 दिया 141 होते हैं, कितने होते हैं 141, 47 दिया 141, कितना बचे 4 और 2 1 जीरो उतार लीजिए, तो 4 6 24 5 बार जाएगा, 5 7 35 और हासिल के कितने बचे 3, 5 चौक 20 और 3 23, 5 बचे यहाँ से, एक जीरो और उतार लीजिए। ठीक है, ना जाने का 0 पॉइंट लगाइए, जीरो उतार लीजिए, 4 नेम 36 और ठीक है 9 बार के आसपास जाएगा, है ना, 350 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आना चाहिए आपका, कुल मिला के बात ये कहाँ है ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है 300, क्या कहते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 350 का आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी लंबी पड़ गई लेकिन आंसर आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, बुक को इस तरीके से, तो पेंसिल को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए एक्टर से ये कैसे बनाए, तो ए का अपोजिट होता है जेड, सी का एक्स, यानी कि अपोजिट से इसका कोड बनाया गया है। पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, क्योंकि यहाँ पर है और यहाँ पर है, सब में के दे रखा है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, जो यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, तो ये दोनों तो हटाइए। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, जो यहाँ दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। कौन सा पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। देविका रानी, नरगिस दत्त की, भानुमति या फिर भानु अथैया। तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, वो थी भानु अथैया। किस फिल्म के लिए इन्हें मिला था, तो गांधी फिल्म के लिए इनको मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% और कुछ भाग 10% की राशि पर दिया जाता है, तो औसत वार्षिक जो ब्याज मिल रही है वो 9.2% की मिल रही है। तो ये दोनों भाग क्या है, तो आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। 8% पर पहला भाग है, दूसरा 10% पर जा रहा है, ओवरऑल जो मिल रहा है वो 9.2% मिल रहा है, तो लगा दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना जाएगा, 1.2, इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 0.8। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार, तो 2:3। यानी इनके जो भाग ब्याज पर उठाए वो 2:3 में उठाए। 2-3 का अनुपात योग कितना हो जाएगा, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, कुल योग कितना है, 10,000। तो 5 की वैल्यू 10,000 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 10,000 बट्टे 5 यानी कि 2,000। एक की वैल्यू 2,000 है, तो 2 की वैल्यू 4,000, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6,000। ठीक है, एक भाग इसका 4,000 है, एक भाग इसका 6,000 है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। कौन, आत्म संयम। तो निष्कर्ष इससे क्या निकल सकता है, समाज में अशांति आत्म संयम रहित लोगों के कारण है। बात बिल्कुल सही है, जो अशांति है वो क्या है, उनमें आत्म संयम नहीं है, क्योंकि कथन में दे रखा है आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। तो जो आत्म संयम नहीं है इनमें, वो क्या है, वो अशांति फैलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष सही है, समाज में आत्म संयम वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष आपका 1 निकल रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है। अजंता और एलोरा, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। सभी को पता होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। इसमें आपसे और कुछ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनका संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। जो एलोरा की गुफाएं, इनका संबंध किससे है, तो जैन, बौद्ध और हिंदू, जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखिए, तरुण रोहित का पिता है, रोहित कला का भाई है। बनाते हैं इससे पहले, तरुण कौन है, तो तरुण जो है वो रोहित का पिता है। ठीक है, तरुण रोहित का पिता है और रोहित कला का भाई है। रोहित किसका भाई है, तो कला का भाई है। कला दिलीप की पत्नी है। कला किसकी पत्नी है, दिलीप की। और रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध, तो रोहित दिलीप का कौन लगेगा। देखिए ये कला कौन है, इसकी बहन है और इसका पति है, तो बहन का भाई कौन लगेगा, बहन का भाई कौन लगेगा, तो साला लगेगा। रोहित दिलीप का कौन लगेगा, रोहित दिलीप का साला लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। यक्षगान किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो मैंने आपको बता रखा है किसका है, कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। तमिलनाडु को नोट कर लीजिए आप, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उड़ीसा का तो उड़िया है। कौन सा है, उड़िया, यानी कि ओडिसी, सॉरी उड़िया नहीं, ओडिसी नृत्य कहाँ का है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। उड़िया तो आगे भाषा है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दीपक तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है।
इसका दे रखा है दीपक और उसके पुत्र की। फिर कह रहा है कि यदि 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? दीपक और उसका पुत्र यानी सन यानी कि एस मान लिया। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो वर्तमान आयु का अनुपात है 6:1। 5 वर्ष बाद क्या होता है? तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 7:2। ठीक है। पूछा क्या? वर्तमान आयु पूछिए किसकी? पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। अब जरा ये बताइए कि वर्तमान में 6:1 था और 5 साल के बाद में 7:1 हो गया। तो प्रत्येक में कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की। यहाँ पर भी कितनी समान वृद्धि हो रही है, लेकिन वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है? तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो 1 यूनिट की वृद्धि किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो 5 वर्ष के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है। पूछा क्या? सन की वर्तमान आयु पूछिए, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर ही है। तो सन की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 5 वर्ष ही हो जाएगी। ठीक। ऑप्शन नंबर 1। कंप्यूटर की भाषाओं में समाहित फोर्थ का आविष्कार किसने किया था? फोर्थ क्या है? कंप्यूटर के आम कार्य करने के लिए यानी सभी प्रकार के कार्य करने के लिए आपकी ये एक भाषा है। क्या है? फोर्थ। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था चार्ल्स मोरे ने। ऑप्शन नंबर 2। निम्न श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है और उसके बाद में 5 या 8 आता है? 9 से पहले 6 या 1 आना चाहिए या फिर उसके बाद में 5 या 8 आना चाहिए। देखिए 9 से पहले 6 1 नहीं है, यहाँ पे 9 से पहले 6 या 1 है, बाद में 8 या 5 है। 9 से पहले 6 या 1 है, बाद में 8 या 5 है। 9 से पहले 6 है और बाद में 8 या 5 है। तो कितने ऐसे जोड़े बनने हैं? तो इसमें ऐसे 3 जोड़े बनने हैं। कितने बनने हैं? 3 बनने हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत कौन सी आती है? क्षोमंडल, फिर आपका समता मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। इस तरीके की परत है। तो सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोमंडल सबसे निचली परत है। ठीक है। क्षोमंडल के बारे में कुछ पॉइंट नोट करिएगा। तो मौसम संबंधी घटना कहाँ पे होती है? तो मौसम संबंधी घटनाएं वो आपकी क्षोमंडल में ही होती है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोमंडल में ही होती है। और बरसात, तूफान वगैरह सब कहाँ पे आते हैं? ये सब इसी में आते हैं। तूफान, चक्रवात वगैरह ये सब इसी में आते हैं। ठीक है। इसमें आते हैं क्षोमंडल में। समता मंडल के बारे में आप नोट करिएगा। जो ओजोन परत है, ओजोन परत किस मंडल में है? तो समता मंडल में है। ठीक है। वायुयान वगैरह कहाँ उठते हैं? वायुयान वगैरह भी आपके समता मंडल में उठते हैं। वायुयान वगैरह भी आपके समता मंडल में ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ बोला है कि जो अंकों के पलटने से बनी संख्या क्या है? 27 का अंतर है। तो आपको ये नहीं बोला है कि 27 अधिक हुई है या फिर 27 कम हुई है। ठीक है। दूसरी बात, ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले इसको। तो देखिए अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। 34 लिखेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि इस संख्या इनमें से कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, जो शुरुआती प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए थे, कि जो अंतर दे रखा होता है उसमें आप क्या करिए? 9 से भाग कर दीजिए। कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो संख्या होगी उसके अंकों के बीच का जो अंतर होगा, जो संख्या होगी उसके अंकों के बीच का जो अंतर होगा वो उसका कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 2 और 5 के बीच में कितना है? 3 है। तो ये भी हो सकता है। 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब ये आपको यहाँ पे ये बोला कि अंकों के पलटने पर बनी संख्या में 27 का अंतर है। तो जब हम 52 को पलटेंगे तो ये 25 बनेगा। अंतर कितने का आएगा? 52 और 25 के बीच में 27 का आएगा। जब हम 25 को पलटेंगे तो अंतर मतलब संख्या क्या बनेगी? 52। अंतर कितने का आएगा? तो 27 का आएगा। अब आपको ये नहीं बोला है कि अंतर मतलब संख्या 27 बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो आपका जो आंसर होगा वो 52 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। ठीक है। तो मूल संख्या आपकी क्या हो सकती है? 52 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा आपका? चाहे तो आप इसका आंसर ये बना सकते हैं, जानकारी अधूरी है, या फिर आप इन दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। इस बुक वाले ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो आपका दिया है 52। मेरे हिसाब से तो ये दोनों आंसर है। और फिर इसके अलावा फिर आपका जानकारी अधूरी है, तो फिर आपका
ये भी आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वो थी आपकी लीला सेठ। ये आपकी दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी है। दिल्ली हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश भी कौन है? वो यही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। और किसी भी हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी कौन है? वो भी लीला सेठ है। फातिमा बीवी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 बच्चे पी क्यू आर एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं, मतलब इस तरीके से एक सीढ़ी है, 4 बच्चे इस पर हैं। पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है। पी किससे ऊपर है? तो पी जो है वो क्यू से ऊपर है। इस तरीके से बना लेते हैं हम। क्यू पी और क्यू पी तथा आर के बीच में, क्यू किसके बीच में? पी और आर के बीच में। तो आर कहाँ पर आ जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका क्यू है वो पी और आर के बीच में। ठीक है, यदि एस पी से भी ऊपर है, एस किससे ऊपर है? पी से भी ऊपर है। तो नीचे से तीसरा कौन है? नीचे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, नीचे तीसरा कौन सा है? तो नीचे तीसरा है आपका पी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए अगला, शहद की मक्खी का बेस कैसा होता है? जो शहद वाली मक्खी होती है यानी मधुमक्खी जो होती है, उसका जो डंक होता है, जब वो डंक मारते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल, उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। तो उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि उसके बेस में क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा? वो इसका आपका अम्लीय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, सुरेश 600 किलोमीटर की दूरी तय करके घर जाता है। यदि वो 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और शेष दूरी को कार से तय करता है तो कुल उसे 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और शेष दूरी को कार से जाता है तो उसे 20 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले से 20 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 8 घंटा 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? यानी कार की चाल पूछिए आपसे। तो यदि हम कार की चाल को 20 मान लें, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं इसको। तो यदि हम कार की चाल को 20 मान लें, तो पहली कंडीशन में 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो शेष दूरी कितनी बची? 600 किलोमीटर की कुल दूरी थी, 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है तो शेष दूरी कितनी बची? 600 माइनस के 120 यानी कि 480 किलोमीटर। तो इसने 480 किलोमीटर की दूरी किससे तय करी होगी? कार से तय करी होगी। और यदि हम कार की चाल मान लें कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस दूरी को तय करने में ही कुल कितना समय लग जाएगा? तो 480/20 यानी कि कुल मिला के जो समय लगेगा वो 24 घंटे लग जाएंगे। 480/20 यानी कि 24 घंटे, लेकिन कुल समय कितना लगना चाहिए? 8 घंटे लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे जब 30 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 16 घंटे आएगा। जबकि अभी तो 120 किलोमीटर दूरी ये भी बची ट्रेन वाली, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और ये इस तरह से ये भी आंसर नहीं होगा। इसको भी चेक कर लेंगे तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं इसको। तो जब 480 किलोमीटर की दूरी को कार से तय करता है, जिसकी चाल हमने मान ली 80 किलोमीटर है ऑप्शन से, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि 480 बट्टे में 80 यानी कि 8 छः 48 यानी कि 6 घंटे का समय लग जाएगा। किससे लग जाएगा? कार से लग जाएगा। अभी तो ये दूरी भी बची है। तो जब 6 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, किसकी स्पीड से? तो कार की स्पीड से। ठीक है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? कुल समय लग रहा है 8 घंटे। 6 घंटे तो उसने कार से लगा दिए, बच्चे कितने? 2 घंटे। तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड निकल के आगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की स्पीड निकल के आगे कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दूसरी वाली लाइन में। जब वो 200 किलोमीटर की दूरी को तय करता है ट्रेन से और शेष दूरी कितनी बची? तो 600 किलोमीटर की कुल दूरी थी, 200 ट्रेन से तय कर ली, शेष दूरी कितनी बची? 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर दूरी किससे तय करता है? कार से। स्पीड क्या कार की? 80। कितना समय लगा होगा? 80 यानी कि 5 घंटे से लग गए होंगे कार से। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 200/60 कितना आएगा? तो 6×3 = 18 और 2/6, 2/6 का मतलब क्या होता है? 20 मिनट।
3 घंटा 20 मिनट, तो कुल मिला के समय कितना लग गया? 5 और 3 8 घंटा 20 मिनट का समय लग गया, जो कि हमारा 8 घंटा 20 मिनट का समय लगना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो मेरे को आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जब आपको इस तरीके से आप खुद करेंगे तो आपको ये मुश्किल से 10 या 20 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा, बीके कश्यप द्वारा, वाटसन एम क्रिक द्वारा या फिर ग्रेगर मेंडल द्वारा। तो डीएनए परीक्षण विकसित किया था वो डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जो डीएनए है उसका द्विकुंडलित मॉडल इसके इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल किसने विकसित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने इसको विकसित किया था। ठीक है, ये भी आपका क्या है? इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धा में प्रथम कौन सी होती है? तो देखिए 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, उनमें चारों क्रम क्या है? तो आप इससे याद रख सकते हैं अफबू से। ठीक है, अफबू, अफबू का मतलब, या फिर आप इसको अफवाह कह सकते हैं। ठीक है, अफवाह का मतलब पहला ऑस्ट्रेलिया है, फिर फ्रेंच है, फिर विंबलडन है, फिर आपका अमेरिका है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? सबसे पहले शुरुआत होती है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से। शुरुआत किससे होती है? पहली कौन सी है? पहली आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन है, फिर आपका विंबलडन है, फिर आपका आपका कौन सा है? यूएस ओपन। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा? सबसे पुराना आपका विंबलडन है। ठीक, विंबलडन सबसे पुराना आपका ग्रैंड स्लैम है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, फिर नंबर आता है आपका फ्रेंच ओपन का, फिर आपका यूएस, सॉरी फिर विंबलडन, फिर आपका यूएस का, इस क्रम में खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का रैंक आरंभ से 18वां है, तो अंत से कौन सा स्थान होगा? तो अंत से स्थान कैसे निकालते हैं? टोटल में से इसको हटा दीजिए, 49 में 18 का टाइम कितना आएगा? तो ये आएगा 31, और इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 32। तो अंत से कौन सा स्थान होगा? तो 32वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है, मान लीजिए इधर से चलता है 10 मीटर, उसके बाद वो 10 मीटर दाईं ओर चलता है। क्या चलता है? 10 मीटर चलता है दाईं ओर। फिर वो कह रहा है कि वह प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़कर 5, 15 और 15 चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा 5 चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा कितना चलेगा? 15 चलेगा, और फिर बाईं ओर मुड़ेगा कितना चलेगा? तो 15 चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए, प्रारंभ स्थान से के बीच की दूरी बताइए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? 5 बचेगी। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी बचेगी? तो 5 मीटर की दूरी बचेगी। ऑप्शन नंबर 4। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और कौन सी गैस लीक हुई थी? तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश में। बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसमें। इसको देखिए, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन क्या हुआ? बताइए आपको मानक विचलन बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर होता है अंडर में प्रसरण। प्रसरण कितना दे रखा है? 144। 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं, मतलब प्लस माइनस में नहीं होता है ना ये, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक है। निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू का है, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर की, या फिर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान किसकी? कार्ल मार्क्स की। तो देखिए, समय का संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये पुस्तक किसकी है? ये आपकी, ये पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी है, जो भौतिक शास्त्री थे उनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे।
तो इनकी पुस्तक का नाम है समय का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये आपका क्या है सही आंसर। तो यानी ये आपका मेल नहीं खाता है, बाकी सब आपके मेल खाते हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी एक पुस्तक और फेमस है, दास कैपिटल। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। 5 मित्र एफ जी एच आई तथा जे एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इनका डाटा बनाते हैं पहले। देखिए 5 मित्र हैं, एफ जी एच और जे। पहला दे रखा है एफ पंक्ति के एक छोर पर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एफ क्या है, एफ पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। मान लीजिए एफ को बैठा दिया हमने यहाँ पे। ठीक, एफ तथा एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2, यानी एच कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, जे एच के एकदम बाएं, जे कहाँ है, जे एच के एकदम बाएं, तो जे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जी तथा आई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। जी और आई कहाँ है, जी और आई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। जी यहाँ पे हो जाएगा और आई यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और तो कुछ नहीं बोला ना इसने। देखिए यहाँ थोड़ा दिक्कत ये हो रही है कि आपसे बोला है कि जे एच के एकदम बाएं बेटा, जे एच के एकदम बाएं बेटा। ठीक है, जी तथा आई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। जी और आई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो आई आपका यहाँ पे भी हो सकता है और जे जी आपका यहाँ पे भी हो सकता है, तब भी तो आपके पड़ोसी बन जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में इनमें कौन बैठा है, जी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। तो पहले से तो कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा चेक करिए। जे पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, बनाते हैं इसको दोबारा। जे पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। ठीक है, यहाँ जे बैठा देते हैं। जे तथा आई के बीच में 2 लोग हैं। जे और आई के बीच में कौन, दो कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। ठीक है, आई को मैंने यहाँ बैठा दिया। एच आई के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर है। एच आई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो 1 2, एच कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, जी और आई एक दूसरे निकटतम पड़ोसी हैं, तो जी और आई क्या है, एक दूसरे निकटतम पड़ोसी हैं, तो जी आपका यहाँ पे भी हो सकता है और जी आपका यहाँ पे भी हो सकता है। यदि आपका जी यहाँ पर है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पर है तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपका यहाँ पे भी कंडीशन क्लियर नहीं हो पा रही कि बीच में कौन आ रहा है, तो कुल मिला के दोनों ही कथन आपके पर्याप्त नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो आपका सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपका यही बनना है, आप भी ट्राई करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं और जहां राहुल नीचे से 9वें स्थान पर है, एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति हैं आपके 15। और राहुल का स्थान कितना है, राहुल का स्थान नीचे से 9वां है। तो मान लीजिए ये आपकी पंक्ति है और राहुल का स्थान नीचे से कौन सा है, 9वां स्थान पर है राहुल। ठीक है, अब राहुल और टॉम के मध्य केवल 4 व्यक्ति हैं। राहुल और टॉम के मध्य कितने हैं, तो 4 व्यक्ति हैं। करण टॉम के तुरंत बाद खड़ा है। भारती करण और राहुल के ठीक मध्य में खड़ी है। देखिए राहुल का जो स्थान है वो नीचे से 9वां है, मतलब यहाँ पे 8 व्यक्ति रह गए होंगे, 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि टोटल व्यक्ति कितने हैं, 15 है। अब आगे पढ़ते हैं। राहुल नीचे से 9वें स्थान पर है, राहुल और टॉम के मध्य में केवल 4 व्यक्ति हैं। 4 व्यक्ति कितने हैं, बीच में 1 2 3 4, तो टॉम कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा टॉम। ठीक है, अब कहना कि राहुल और टॉम के मध्य में केवल 4 व्यक्ति हैं, करण टॉम के तुरंत बाद है, तो करण कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, भारती करण और राहुल के बीच में है। भारती किसके बीच में, करण और राहुल के बीच में। करण और राहुल के ठीक बीच में, तो राहुल और करण इनके ठीक बीच में कहाँ पर आ जाएगी, भारती यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन को।
देखिए ये बोला था भारती जो है वो करण और राहुल के ठीक बीच में है। ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिखाया था अभी। भारती करण और राहुल के ठीक बीच में। सोनाली भारती से पहले है। सोनाली कहाँ है? सोनाली भारती से पहले है। सोनाली भारती से पहले है। पंक्ति में सोनाली का स्थान आरंभ से कौन सा है? आरंभ से सोनाली का स्थान कौन सा है? तो देखिए आरंभ की तरफ से किया जाएगा तो ये 9वां स्थान है इसका। तो आरंभ की तरफ से होगा आपका एक एक की तरफ से होगा तो 9, 10, 11। सोनाली का स्थान कौन सा है? तो 11वां स्थान है सोनाली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? यानी कि ऐसे वस्त्र जो आग को नहीं पकड़ते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टोस, टेल्क या फिर स्टीटाइन। तो ऐसे वस्त्र किससे बनाते हैं? एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है ए की पावर 6 गुणा ए की पावर -4 भागित ए की पावर 3 का सरलतम रूप क्या होगा? यानी इसको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या लगाना है आपको? बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो लगा देते हैं इसमें। दे रखा है आपको ए की पावर 6 गुणा ए की पावर -4 भागित ए की पावर 3। तो बोर्ड मास नियम कैसे लगाएंगे? पहले आपका भाग का नंबर आएगा फिर गुणा का नंबर आएगा। भाग करते हैं तो ए की पावर 6 गुणा ए की पावर -4 में भाग करेंगे ए की पावर 3 का। ठीक है, अब भाग कर लिया और नंबर किसका आएगा? गुणा का नंबर आएगा। तो ए की पावर 6 ए की पावर 3 इससे काटेंगे, कितने कटेगा? इसकी 3 घात कट जाएंगी, कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 3 गुणा ए की पावर -4 को मिल सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर 4। इसके बाद इसकी पावर 3 से ये जो पावर 3 है इसकी 4 है वो खत्म हो जाएंगी, एक पावर इसकी बचेगी। ठीक है, कितना बचेगा? 1 अपॉन ए बचेगा। ऑप्शन नंबर 3। नाटो का पूरा रूप क्या है? तो नाटो का फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये नाटो की फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इसी इसमें अभी 32वां सदस्य कौन बना है? तो इसमें 32वां सदस्य बनाया है आपका स्वीडन। इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है आपका? बेल्जियम में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी आपका ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? जो आपका कार्बोहाइड्रेट खाने में लेते हो वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बचता है शरीर में वो किस रूप में संचय होता है? तो आपकी बॉडी का जो लीवर पार्ट है यानी जो यकृत है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जब आप व्रत वगैरह रखते हैं, फास्ट वगैरह रखते हैं, तो जो एक्स्ट्रा भोजन होता है यानी जो ग्लाइकोजन होता है फिर बाद में वो ग्लूकोज में चेंज होकर आपकी भूख को खत्म करता है। तो लीवर जो यानी जो यकृत होता है बॉडी में, इसको लीवर बोलते हैं, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। तो जो संचित रूप होता है वो क्या होता है? वो आपको ग्लाइकोजन में संचित होता है, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 3। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों के पिघलने से बने घन की भुजा बताइए। तो जब 3 घन है आपके 6, 8 और 10 सेंटीमीटर वाले, तो इनको पिघला के जो नया घन बनाया जाएगा तो उसकी जो भुजा होगी वो उसका जो आयतन होगा वो इन तीनों घनों के आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनका जो कुल आयतन होगा वो नए घन के कुल आयतन के बराबर होगा। तो इनका जो कुल आयतन है वो कितना है? तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा की पावर 3। तो तीनों का जो आयतन होगा वो नए घन के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा 6 की पावर 3, इसका होगा 8 की पावर 3, इसका होगा 10 की पावर 3। और ये क्या होगा? नए घन की भुजा यानी कि घन की भुजा मान लेते हैं ए की पावर 3 के बराबर होगा। ठीक है, 6 की पावर 3 कितना होता है? 216, 8 की पावर 3 512 और 10 की पावर 3 यानी कि 1000 बराबर ए की पावर 3। इन सबको जोड़ने कितना आएगा? 1728 बराबर ए की पावर 3। 1728 का घनमूल कितना आता है? 1728 का घनमूल आ जाएगा आपका यानी कि ए बराबर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ए बराबर कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर 3। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 6, 8, 10 और 12। दो दो का गैप है, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या होता है? यानी जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? समुद्र तल में वृद्धि होती है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। तट रेखा में परिवर्तन होता है तो वो भी सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक,
ग्लोबल वार्मिंग में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्या है, देवा स्वप्न दृष्टा है। कभी कभी देवा स्वप्न दृष्टा है। कभी को मैं K से दर्शा देता हूँ और देवा स्वप्न दृष्टा को D से दर्शा देता हूँ। ठीक है, सभी चित्रकार देवा स्वप्न दृष्टा है। तो चित्रकार भी क्या है? देवा स्वप्न दृष्टा है। तो चित्रकार को मैं C से यानी कि इस तरीके से दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो चित्रकार भी है वो भी क्या है? देवा स्वप्न दृष्टा है। तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे? सभी चित्रकार कवि हैं? तो सभी चित्रकार कवि नहीं है। कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार हैं तो कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा जो है वो चित्रकार हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी केवल निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है? तो केवल निष्कर्ष आपका निकल रहा है 2। देखिए नेक्स्ट है, कथन है कुछ वर्ष क्या है? दशक होते हैं। कुछ वर्ष माने बी क्या है? दशक होते हैं। डी से दर्शा देते हैं दशक को, वर्ष को बी से दर्शा देते हैं। ठीक है, सभी शताब्दियां क्या है? दशक है। सभी शताब्दियां दशक है। शताब्दियां एस क्या है? ये दशक के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरीके से दर्शाया जाएगा। ठीक है, कुछ शताब्दियां वर्ष हैं तो कुछ शताब्दियां वर्ष हैं या नहीं तो कंफर्म नहीं कर सकते। कुछ दशक वर्ष होते हैं तो कुछ दशक वर्ष है। तो ये तो है, यहाँ पे मैच कर रहा है आपका। कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं है। तो कोई शताब्दी क्या है? वर्ष नहीं है। तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू का होल स्क्वायर बट्टे में ये सब का मान क्या आएगा? जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो तो आप कुछ वैल्यू मान लीजिए अपनी तरफ से। आप जो भी वैल्यू मानेंगे उसको ही समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो आप क्या मान लीजिए? a बराबर 1 मान लीजिए, b बराबर -1 मान लीजिए, c बराबर आप 0 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर 1 रखेंगे, b बराबर -1 रखेंगे, c बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी जाएगी? 0 ही आएगी। यानी ये समीकरण आपका संतुष्ट होना चाहिए जब जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो उसके हिसाब से। अब बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए देखिए a बराबर कितना रखना है? 1 रखना है। तो a बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b बराबर -1 तो ये आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, c बराबर 0 तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर कितना बचा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। ठीक है, और 0 तो इसमें जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका क्या है? स्क्वायर है ऊपर, बटे में कितना है? तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 1 होगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 0 मिल जाएगा, 0 गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे भी आपका 0 मिल जाएगा। तो ऊपर कितना बचा? 1 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, नीचे कितना बचा? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा? 4। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 4 आया। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। जल कम तापमान पर क्यों उबलता है पहाड़ों पर? क्योंकि जो जल का क्वथनांक होता है, क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है? पहाड़ों पर जो धीरे धीरे जब हम पहाड़ों की तरफ ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होता है। तो जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वथनांक के। ठीक है, यानी यदि प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। चूंकि ऊपर जाने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। तो जब क्वथनांक कम होगा तो कम ताप पर ही पानी उबलने लगेगा। तो पहाड़ों पर जल कम तापमान क्यों उबलता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मैंने आपको बताया था, जहां भी आपका नेचुरल शब्द आए यानी प्राकृतिक शब्द आए वहां पे कौन सी गैस होती है? वहां पे होती है मीथेन। जैसे CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, वहाँ पे क्या होगी? मीथेन होगी। मीथेन के बारे में आपको बता ही रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। कई जगह पाई जाती है, जैसे कि कोयले की खदान में पाई जाती है, बायोगैस प्लांट में पाई जाती है, गोबर गैस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोगैस हो गया, पशुओं की जुआली में मिलती है, पशुओं की जुआली में भी यही गैस मिलती है। और धान के खेत में भी यही मिलता है। धान के खेत में भी कौन सी गैस पाई जाती है? तो धान के खेत में भी यही गैस मिलती है। मंगल ग्रह पे कौन सी गैस है? तो मंगल ग्रह पे भी यही गैस है।
मंगल ग्रह पे भी मार्स गैस, जिसको मीथेन बोलते हैं, वही गैस पाई जाती है। ठीक है, इसी गैस के कारण मंगल ग्रह का नाम क्या पड़ गया है? मार्स पड़ गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दी गई कौन सी आकृति वकील, डॉक्टर और नर के संबंध को दर्शाती है? मान लीजिए ये आकृति नर है, तो इसमें से कुछ वकील होंगे, कुछ क्या होंगे? डॉक्टर होंगे। तो जो आकृति दर्शाएगी वो इस तरीके से दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर 3। 24 अप्रैल 2024 तक वैश्विक जलवायु में परिवर्तन हिमालय पर्वत में भारी परिवर्तन का कारण बन रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो हिमालय में जो भारी परिवर्तन का कारण बन रहे हैं उनको बोला जाता है, ऑप्शन है आपके तीसरा ध्रुव, पहला स्तंभ, दूसरी चट्टान या फिर पांचवा ध्रुव। तो उसको तीसरा ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको तीसरा ध्रुव बोला जाता है। नेक्स्ट है, यदि x का एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? यदि x को एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? तो जो सम संख्या के बाद विषम संख्या कैसे आती है? एक जोड़ के आती है। एक जोड़ दीजिए तो अगली विषम संख्या कितनी होगी? x + 1 होगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, IIT कानपुर द्वारा 10 जून 2024 को शुरू की गई ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल का नाम क्या है? कब शुरू की गई है? 10 जून 2024 को शुरू की गई है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके स्काई राइज, उड़ान, ड्रोन टेक या फिर एरो बूस्ट। तो इसका नाम है उड़ान। क्या नाम है इसका? उड़ान। आप ध्यान रखिएगा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो IIT कानपुर के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका MS स्वामीनाथन, जिसको क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व में कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, ये वर्गीज कुरियन नाम दे रखा है, इनको दुग्ध क्रांति का जनक बोला जाता है भारत में। दुग्ध क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, फिलहाल जो है कि प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसको दिया गया है? वो दिया गया आपका MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी और 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो कितने % लोग चाय व कॉफी नहीं पीते हैं? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ना पीने वाले, दोनों ना पीने वाले। चाहे तो आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या डायरेक्ट? तो वो है आपका 100 माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, 40 + 50, जो कॉमन है वो घटा दीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 40 50 90, 90 में 10 गए तो 80, 80 100 में से घटा दें, कितना आएगा? तो 100 माइनस के 80 यानी कि 20%। तो दोनों ना पीने वाले कितने हैं? 20% है। चाहे तो इसको आप डायग्राम की मदद से भी बना सकते हैं, 20% ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जून 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? पहला साहित्यिक शहर। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी जो BPSC एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, BPSC एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी जनजाति थी जिसने पहली बार मतदान किया था 2024 में? तो सैम्पियन वाली जो जनजाति थी, वो क्वेश्चन भी आपका BPSC में आया हुआ है, जो कि आपके इन प्रैक्टिस सेटों में कराए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? कोझिकोड। ठीक है, कौन सा है? कोझिकोड। नेक्स्ट देखिए, नीचे एक नक्शा दिया गया है, नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण महल ज्वेलर से ATM पर जल्दी पहुंचना चाहता है तो उसे कौन सा रास्ता अपनाना होगा? ठीक है, देखिए कहाँ से? स्वर्ण महल ज्वेलर से, यानी यहाँ से पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है? ATM तक यहाँ पहुंचना है। तो कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? तो यहाँ से आप डायरेक्ट इधर जाइए, फिर डायरेक्ट इधर आ जाइए, ATM पहुंच जाएंगे। यानी नई सड़क से आप ATM रोड पर जाइए तो आप ATM पे पहुंच जाएंगे। ऑप्शन देखिए आप, नई सड़क से आउटर रोड, नई सड़क से आउटर रोड कौन सा है? आउटर रोड कौन सा वाला भाई? ये वाला है, तो ये उल्टा जाना पड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। नई सड़क से ज्ञान रोड, नई सड़क से ज्ञान रोड, ये भी उल्टा हो जाएगा। नई सड़क से शर्मा रोड, शर्मा रोड कौन सा है? ये वाला, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा भाई, फालतू का। और यानी नई सड़क से ATM रोड। ऑप्शन नंबर 4, ये आपका क्या है? शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रैक्टिस सेट का, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में
25 मई 2024 को भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? बात हो रही है जिम्नास्टिक की। तो एशियन जिम्नास्टिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो उनका नाम क्या है? दीपा करमाकर। इनका संबंध किससे? जिम्नास्ट से इनका संबंध है। इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने जीता है आपका स्वर्ण पदक। किसमें जीता है? जिम्नास्ट में जीता है। एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई कहाँ पर है? तो ये हुई है आपकी उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ये प्रतियोगिता हुई है। वहाँ पर स्वर्ण पदक किसने जीता है? दीपा करमाकर ने। दीपा करमाकर का नाम ध्यान रखिएगा। इनका संबंध किससे? जिम्नास्टिक से इनका संबंध है। फिलहाल ये था आपका 29वां प्रैक्टिस सेट। इसके बाद आपका एक प्रैक्टिस सेट और आएगा रेलवे का। बाकी उसके बाद आप बताइएगा कि आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।